स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का टॉपिक है पायास 2019 मैथ पोर्शन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन 4x² + 24x + k = 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शंस आगे 4 गिवन है। तो k की वैल्यू हमें बतानी है, जबकि हमें इक्वेशन जो है वो गिवन है क्वाड्रेटिक, ये वाली। कंप्लीटिंग स्क्वायर्स की वजह से परफेक्ट स्क्वायर पूछा हुआ है कि ये कब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो उसके लिए इस टर्म का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है उसके मुताबिक a² हमने कर लिया 2 × a यही है, और b यहाँ पे आ जाएगा, और आगे k = 0। अब b कौन सी कहाँ से आएगा, हमारे पास 24 है। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके देखें कितना बनता है, ये 4 बनता है। मजीद हमें 6 रिक्वायर्ड है, तो 24 बन जाएगा। अब इसमें होल स्क्वायर ये तभी बन सकता है, या परफेक्ट स्क्वायर ये तभी बन सकता है जब यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो, a² + 2ab और आगे b² हो, तभी ये 2x + 6 का होल स्क्वायर बन सकता है। इसलिए हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए k की, वो 6 का स्क्वायर होनी चाहिए, यानी 36 होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, यही आंसर है राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। गिवन दैट एन एक्सप्रेशन log of y base b is equal to 2x + log of x base b, देन आगे ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट यहां लिख लेते हैं। अब इसमें लॉगरिथम 2 टर्म्स में है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में है उसको लिख दें एज इट इज, और जो राइट साइड में है उसको भी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, और ये 2x एज इट इज वहां पे राइट साइड पे रहने देते हैं। log of y base b माइनस log of x base b, बेसिस सेम है और log आपस में माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगा सकते हैं। log of y ओवर x और बेस सेम रहेगी b, और राइट साइड भी एज इट इज रहेगी। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना होगा तो इस तरह से बनेगा कि इसकी जो बेस है राइट साइड वाली इसकी पावर लगा देंगे, और जिस चीज का लॉग लिया गया है उसे हम राइट साइड पर लिख देंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का मेथड होता है इसका। इसके बाद अब b⁻2x है, हमें रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन में, y की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो यहां y लिखा हुआ है, डिवाइड बाई x को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y = x b⁻2x, ये फर्स्ट ऑप्शन बन जाती है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, इन क्रैमर्स रूल डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज। क्रैमर्स रूल में हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं इसको, तो डिटर्मिनेंट्स के जरिए से सॉल्व किया जाता है। पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसके बाद उसके पहले कॉलम को कोफिशिएंट कांस्टेंट मैट्रिक के साथ बदल देते हैं, उसके बाद वो बन जाता है x1 ax1, डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ax ay और az। ये डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड करने होते हैं अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट या 3/3 का सिस्टम गिवन है हमें। तो इसमें मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं a को, क्योंकि फॉर्म इस तरह की लिखी होती है सिस्टम की। ए मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, इसका सिर्फ ऑर्डर बताना है, डायमेंशंस का मतलब है कि ऑर्डर बताना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, डिटर्मिनेंट हम जब भी लेते हैं तो डिटर्मिनेंट हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जा सकता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी डायमेंशन हो सकती है, और तमाम ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन सी है जो स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डायमेंशन को शो कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। गिवन दैट द सीरीज 4 + 9 + 14, सीरीज को लिख लेते हैं, प्लस सो ऑन, ये सीरीज है। देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। इस सीरीज को देख लें कि ये एपी है या जीपी है या कोई और सीरीज है। 4 + 5 9 आता है, और +5 करने से 14 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। a1 की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करके जो हमने फाइंड कर लिया है 5 है, और n हमें 20 गिवन है क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म्स का कहा हुआ है। अब सम कैलकुलेट करने के लिए सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां, n/2 2a1 + n - 1 × d। इसमें वैल्यूज लगा लेते हैं। s 20 रिक्वायर्ड है, n की वैल्यू 20 हो गई,
A1 फर्स्ट टर्म है जो हमने यहां लिखी हुई है 4 है। इसी तरह 20 - 1 और d की वैल्यू लगा दी। 10, 8, 19 इंटू 5, ये 95 हो गए। 10, 103 मल्टीप्लाई किया तो 1030, तो ये सी ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ 2y - 3x इज इक्वल टू 7। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये वाली, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इस फॉर्म में सिर्फ इसको हमने लेके आना है। तो इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, 2y 3x को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, उधर जाकर ये ऐड हो जाएगा। 7 वहां पहले ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी टर्म्स। 2 को डिवाइड कर देते हैं, 3/2 एंड 7/2। 3/2 पॉजिटिव है, 7/2 भी पॉजिटिव है, तो ये डी ऑप्शन आंसर में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सामने लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है इसको और ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो इसकी ब्रैकेट है, कंप्लीट ब्रैकेट, यहां से जो स्टार्ट हो रही है और आखिर तक जा रही है, इसकी पावर 2 लिखी हुई है। इस पावर 2 में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, एक ये टर्म है और एक कंप्लीट ये सेकंड, ये जो ब्रेसिस है इसकी पावर, इस पावर ने इस ब्रेसिस की पावर से मल्टीप्लाई होना है, उसके बाद इस पावर ने इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। दोनों की पावर्स को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पर रह जाएगा x³। इसी तरह जो ब्रेसिस हैं इनके साथ जो पावर है वो तो एज इट इज रहेगी, 2/3 ये वाली, y पावर 2/3 भी एज इट इज, x पावर 1/3, y पावर -2/3 ये भी एज इट इज, और इसके बाद ये पावर 6 भी एज इट इज। और बाहर जब ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ हमने कर दिया था तो इसका भी क्यूब बाकी बच जाता है। इसके बाद अब पहले इस पावर 6 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। ये क्यूब एज इट इज बाहर रहेगा। पहले इस पावर 3 को, जो कि ब्रेसिस तक की पावर है, यहां से यहां तक की तमाम वेरिएबल्स के जो पावर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगी है, पहले यहां मल्टीप्लाई कर दें तो x का स्क्वायर रह जाएगा, और इसी 3 को जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो y का स्क्वायर रह जाएगा। जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले एज इट इज रहेंगे, सिर्फ जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है ये 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। इसी तरह से ये ब्रेसिस भी खत्म हो जाएंगी, यहां पे डॉट लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ये 18 सिर्फ इसके ऊपर है, ये आपस में जब ये पावर इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए x की जो पावर 3 है और x की पावर 2 मल्टीप्लाई होने की वजह से पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, y 2 रहेगा। ये 18 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो यहां 6 रह जाएगा, और y 3 6 आर 18 एंड y पावर -12 हो जाएगी। ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 + 6, इसी तरह y की पावर में ये आ जाएंगे 2 - 12, x पावर 11 हो जाएगी और y पावर 10 हो जाएगी, क्योंकि y पावर -10 है, इसे जब नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में तो y की पावर +10 हो जाएगी। अब ये वाला सिंप्लीफाइड आंसर है इसका, और ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए आंसर इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें अब। A works in X days and B does the same work in Y days. In how many days can they both complete the task together? जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है जिसमें टुगेदर की बात हो रही होती है तो हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, उसको आपने ज़हन में रखना है कि जो A का काम होगा और जो B का काम होगा, अलग-अलग ज़ाहिर है अब नंबर्स होंगे, एक का X है और दूसरे का Y है, तो आपने क्या करना होगा, प्रोडक्ट ओवर सम करना होगा, यानी x इंटू वाई ओवर x प्लस वाई, यही इसका आंसर होगा डायरेक्टली। लेकिन इसको पहले समझा दूं मैं, ये टॉपिक क्या है। जब a वर्क करता है, x डेज में कोई काम खत्म करता है, और वही वाला काम अगर b करे तो y डेज में वो खत्म करता है। अब 1 डे वर्क हम देख लेते हैं। एक दिन का काम a के लिए, A ने टोटल काम को x डेज में खत्म किया था
और अगर एक दिन का काम उसका फाइंड करना होगा तो ये 1/x वर्क होगा। एक दिन में 1/x ऑफ द वर्क उसने काम किया है। इसी तरह 1 day वर्क ऑफ B, y टोटल वर्क के डेज थे तो एक दिन में 1/y हो जाएगा। अब इनका इकट्ठा काम करना, इन दोनों ने इकट्ठे काम करने का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में A ने इतना काम करना था, B ने इतना करना था। वो जब इकट्ठे काम करेंगे तो इनके कामों को ऐड कर लेंगे। इतना काम A का, इतना काम B का, ये एक दिन का काम है। ये भी और ये भी एक दिन का काम है। एलसीएम टेक कर लें। ये टुगेदर उनका जो वर्क था उनका एक दिन का काम है, 1 day वर्क है ये। अब 1 day वर्क हमने यहां पे टोटल जो डेज थे उसको जब 1 day में कन्वर्ट किया था तो रेसिप्रोकल किया था। इसी तरह जब 1 day का वर्क है टोटल वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, इस 1 day वर्क का रेसिप्रोकल कर देंगे तो डेज ऑफ टोटल वर्क हमें मिल जाएंगे। xy/x + y, प्रोडक्ट ओवर सम। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, द रूट्स ऑफ 3x² + bx + 12 = 0 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ b। इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका जो टॉपिक है रूट्स के हवाले से उसको डिस्कस करते हैं। ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो हम लिख देते हैं कि रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल भी कहते हैं इसको, रियल भी लिख लेते हैं। इसी तरह b² - 4ac अगर पॉजिटिव आ जाए तो दो ऑप्शंस होती हैं। पॉजिटिव आने के बाद या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स उसके बन जाते हैं रैशनल। रैशनल के साथ साथ अनइक्वल भी, अनइक्वल। अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स बनते हैं इरैशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर हम कहते हैं रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, और अनइक्वल एंड अनइक्वल आएगा। इसके साथ साथ अनइक्वल आंसर्स भी आएंगे। अब अनइक्वल और इक्वल जो आते हैं वो किस वजह से आ रहे होते हैं, इसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है, इसका आंसर फॉर्मूले के मुताबिक x = -b ± b² - 4ac/2a होता है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट हम इस पार्ट को कहते हैं, ये स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हुआ है और प्लस माइनस के बाद लिखा हुआ है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये प्लस माइनस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए जो दो आंसर आएंगे वो दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो प्लस माइनस तो रहेगा, उसके बाद स्क्वायर रूट पे बात होगी रहता है या नहीं रहता, लेकिन प्लस माइनस रहेगा, इसका मतलब है कि आंसर अनइक्वल आएंगे। तो एक ही केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आंसर इक्वल आता है, अदरवाइज अनइक्वल आंसर आते हैं दोनों। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो दो केसेस हैं, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो फिर इसका जो रिजल्ट आ जाता है वो रैशनल रूट्स आ जाते हैं, उसमें स्क्वायर रूट नहीं बचता तो रूट्स रैशनल हो जाते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो ये स्क्वायर रूट बाकी रह जाता है, जब स्क्वायर रूट आंसर में बाकी रहेगा तो रूट्स इरैशनल हो जाएंगे। और अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक माइनस का सिंबल आ जाएगा, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट -1 आयोटा बन जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स में रिजल्ट आ जाएगा। इस बात के लिए ए, बी और सी तीनों का रैशनल होना जरूरी है, यानी यहां पर
कंडीशन है कि ए बी सी रैशनल हों, तब ये तीनों केसेस बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब है कि सिर्फ ये वाला केस है, डिस्क्रिमिनेंट को आपने 0 के इक्वल करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर लें। इसका डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू b होती है, इसका स्क्वायर कर लें। 4 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है, इसको 0 कर लें। b स्क्वायर 144 और b की वैल्यू प्लस माइनस 12। अब प्लस 12 भी इसका आंसर है और माइनस 12 भी b की वैल्यू हो सकती है, तो इनमें से सिर्फ माइनस 12 लिखी हुई है, यही रिजल्ट है। Question number 9, if a person has to select 7 courses out of 10, then in how many ways can he select them? टोटल उसके पास कोर्सेज हैं 10 और 7 सिलेक्ट करने हैं। जब भी सिलेक्शन करनी होती है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता, तब हम कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे। 10C7 कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे। 10C7। अब कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने का जो शॉर्ट मेथड है वो ये होता है कि जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है उतने डिजिट्स तक इसको लेस करते जाएं, यानी 7 डिजिट ओपन करें इसके। 10 के 10 फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट 9 हो गया, थर्ड डिजिट 8 हो गया, फोर्थ डिजिट 7 हो गया। इस तरह 7 डिजिट पूरे करें और डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल कर लें। लेकिन यहां पे डिवाइड बाय 7 है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, यानी लेंथी हो जाएगा, ज्यादा शॉर्ट की बजाय ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मजीद शॉर्ट करने के लिए एक और तरीका भी है कि पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस को यूज कर लें। यहां पर 10C7 किसके इक्वल आता है, फॉर्मूला पहले लिख लें। NCn-r, ये फॉर्मूला होता है NCr का, ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस हैं। NCn-r इज इक्वल टू NCr। अगर ये 10C7 है तो हम लिख सकते हैं इसको 10C10-7 के इक्वल, यानी 10C3 और 10C7 आपस में इक्वल हैं। अब जो 10C7 का रिजल्ट आना है वही 10C3 का। अगर हम इसको उस फॉर्मूले से शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते तो ज्यादा लेंथी हो जाना था, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 3 है तो 3 डिजिट्स तक 10, 9 एंड 8, 3 डिजिट पूरे हो गए और 3 का फैक्टोरियल नीचे लिख लें, 3, 2, 1। इसको सॉल्व कर लें, यही 10C7 का आंसर होगा। कटिंग कर लेते हैं 2 की इसके साथ, 3 की इसके साथ, तो 120 इसका रिजल्ट है। 120 ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2, 3, 4, 5, 6, 7 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना और हमने इसमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो टोटल डिजिट्स हमारे पास जो होंगे इन्हें हम n कह लेते हैं। कितने डिजिट्स हैं ये, 6 डिजिट्स गिवन है हमें, और हमने जो नंबर बनाने हैं वो 4 डिजिट हैं। जब 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो r की वैल्यू 4 होगी। अगर 3 डिजिट नंबर बनाने होते तो r की वैल्यू 3 होती। और अगर नंबर्स बनाने हैं जिसमें के 2, 3, 4 और 5, अगर 5 को पहले लिख लेंगे नंबर बदल जाएगा, अगर 4 को पहले लिख लेंगे नंबर फिर बदल जाएगा। सारे के सारे नंबर्स हमने काउंट करने हैं, तो फिर क्या होगा, परमुटेशंस यूज होगी। तो NP-R 6P4। अब परमुटेशन का जो शॉर्ट मेथड होता है सॉल्व करने का विदाउट कैलकुलेटर, वो ये होता है कि नीचे जो भी नंबर है उस नंबर तक इसको आप एक्सपेंड कर लें। उस नंबर तक नहीं, मतलब उतने डिजिट्स तक। 6 है, 5 है, 4 है और 3, 4 डिजिट पूरे हो गए, नीचे 4 था। अब डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल नहीं करना। अगर कॉम्बिनेशन है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, अगर परमुटेशन है तो डिवाइड नहीं करना 4 फैक्टोरियल से। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 30 हो गए, 12 हो गए और 360 आंसर आ गया इसका, 360। ये इसका रिजल्ट है 360। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक सामने लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 101 इज। ऑप्शंस हैं आगे। तो ऑड नंबर्स का सम करना है, 1 + 3 + 5 + 7 और लास्ट इसमें जो नंबर गिवन है वो 101 है। इसका सम कैलकुलेट करना है।
ऑड नंबर्स का जो सम होता है उसका सिंपल फॉर्मूला है, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उतने नंबर का स्क्वायर कर लिया जाएगा सिर्फ। जैसे कि 1 + 3 है, 2 नंबर हैं तो आंसर इसका 2 का स्क्वायर होगा। 1 + 3 + 5 3 नंबर हैं तो आंसर 3 का स्क्वायर होगा। इसी तरह अब ये नंबर कितने हैं, जितने ये नंबर होंगे उतने का स्क्वायर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कितने नंबर होंगे, पहले 100 में से जो ऑड नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 50 होते हैं, और एक ये वाला 101 100 के बाद वाला 51 हो गए। इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 51 का स्क्वायर करने से आएगा। तो 51 का स्क्वायर इस तरह से करें, 1 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 2601। तो 2601 इसकी फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन्स y is equal to 2x minus 3 and y is equal to 2x plus 4 are parallel, perpendicular, intersecting और both B and C। तो दोनों जो लाइंस हैं इसको यहां लिखते हैं। पहली लाइन है y is equal to 2x minus 3 और y is equal to 2x plus 4। ये दोनों लाइंस इस फॉर्मेशन में लिखी हुई हैं, mx plus c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप को जाहिर कर रहा है, इसलिए इसका भी x का कोफिशिएंट स्लोप है और ये भी स्लोप है। दोनों लाइंस की स्लोप सेम है। अगर स्लोप दोनों लाइंस की सेम है तो इसका मतलब है कि लाइंस आर पैरेलल। तो रिजल्ट होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ -1 0 फ्रॉम दिस लाइन इज। गिवन लाइन है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है लाइन और पॉइंट का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है कि अगर कोई लाइन गिवन है तो उसमें आप पॉइंट पुट कर देते हैं। पॉइंट पुट करने का मतलब है मैंने यहाँ x1 और y1 लिख दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू टेक करनी है और x का जो कोफिशिएंट है लाइन वाला उसका स्क्वायर करें, y कोफिशिएंट का स्क्वायर करें और स्क्वायर रूट करें। ये फॉर्मूला है। इसमें अब आपने x1 और y1 की जगह पर -1 और 0 पुट करना है और बाकी लाइन वही है 3। x1 की जगह पर -1 प्लस और y का कोफिशिएंट -4 है तो यहाँ -4, y1 की जगह पर 0 लगाना है और ये 22 जब लेफ्ट साइड पे आना है तो ये माइनस का 22 होना है। स्क्वायर रूट a का स्क्वायर ax का कोफिशिएंट है यानी 3 है, 3 स्क्वायर है, b y का कोफिशिएंट है तो ये बन जाएगा -3 -22 डिवाइड बाय 9 प्लस 16। 25 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है और ये भी 25 का स्क्वायर रूट है, 25/5 तो रिजल्ट आ जाएगा 5। ए ऑप्शन में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, इनइक्वालिटी 0 लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos थीटा लेस देन 1 इज ट्रू फॉर। आगे ऑप्शंस में लिखा है π/4, 3π/4, 11π/4। तो बैक सॉल्व के जरिए से इसको चेक कर लेते हैं कौन सा एंगल, कौन सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करती है। थीटा की वैल्यू π/4 इसमें लगाएं, cos थीटा में थीटा की जगह π/4 लगा दें एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा cos π/4 यानी cos 45। रिजल्ट क्या आता है 1/√2, पॉजिटिव है, 0 1 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि ये इसका राइट आंसर है। सेकंड को भी चेक कर लें क्योंकि ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन भी मौजूद है, इसका मतलब है कि हो सकता है सारे सेटिस्फाई करते हो। तो आप 3π/4 को भी पुट कर लें। जब आप 3π/4 को पुट करेंगे तब भी इसका रिजल्ट 1/√2 आएगा। 11π/4 पुट करेंगे तब भी यही आएगा। उसकी सिंपल रीजन आपको मैं समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन को देखते ही सारी समझ आ जाए। यहां पर एंगल 0 है, इसके बिल्कुल मिड में एंगल होता है π/4 यानी 45। दूसरा 45 जब करेंगे यानी 2π/4 करेंगे तो वो 90 बन जाएगा। तीसरा π/4 यहां पे आ जाएगा, चौथा π/4 यहां पे आ जाएगा। इसी तरह 5,
6, 7, 8 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 4। अब फर्स्ट पाई बाई 4 यहां पे किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में 3 पाई बाई 4 यहां पे आ रहा है और 11 पाई बाई 4 भी इधर ही आ रहा है। तो जो वैल्यू कॉस की 3 पाई बाई 4 पे होगी वही 11 पाई बाई 4 पे होगी। अब ये लाइन इस तरफ से भी एंगल बना रही है पाई बाई 4, यानी रेफरेंस एंगल पाई बाई 4 है। इसका मतलब है कि रेफरेंस एंगल की ही वैल्यू लगनी है और क्वाड्रेंट की वजह से उसके साथ प्लस या माइनस लगना होता है। तो पाई बाई 4 की वैल्यू हमने यहां लगा ली थी 1 बाई स्क्वायर रूट 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाले दोनों एंगल आ रहे हैं 11 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, जो दोनों ऑप्शंस में लिखे हुए हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से इसमें सिर्फ एक माइनस के इजाफा होगा, माइनस का, -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू होने की वजह से वो फिर प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं इस इनइक्वालिटी को। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लें। अब टू की पावर 2 है और आगे फिर उसकी पावर 3 है, फिर उसकी पावर 0, फिर उसकी पावर -5 है। तो इसमें कहीं जहां पर भी पावर 0 आ रही है, पावर 0 आने जिसकी मर्जी पावर 0 हो, उसका रिजल्ट 1 आ जाता है। इसका मतलब है कि पूरी जो ब्रैकेट है इसके अंदर जहां पावर 0 आ रही है वहां मैं 1 लिख लेता हूं, यहां तक कंप्लीट। ये हो गया 1 और 1 की पावर है -5। 1 की जो भी पावर हो रिजल्ट 1 होता है, इसलिए आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। गिवन दैट 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, देन 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी स्पैन्स? 24, 9, 4 और 6। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं पूछा हुआ। तो जनरल नॉलेज के मुताबिक 1 यार्ड में 4 स्पैन्स होते हैं, तो इसका रिजल्ट होगा 4 स्पैन्स। इसके बाद 17 पार्शियल फ्रैक्शंस इन द गिवन फॉर्म आर, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, आगे ऑप्शंस हैं। तो हमें ये गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, एक्स स्क्वायर -1 ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स -1। इसमें ए और बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड को हम इस तरह से लिखते हैं, पहले एक्स प्लस 1 और एक्स -1। अब ये लीनियर फैक्टर्स हैं दोनों। लीनियर फैक्टर्स के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, बजाय इसके कि हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, उसके ज़रिए से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़ा आसान सा मेथड है। इन्हीं ब्रैकेट्स को आप जितनी ब्रैकेट्स हैं उतनी बार आप लिखें। 2 ब्रैकेट्स हैं तो 2 बार आप इसको लिख दें, एक्स प्लस 1 एक्स -1, 2 बार मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद इनमें से पहली ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको आप 0 के इक्वल करके देखें, x की वैल्यू क्या आती है? -1 आती है। तो आप -1 पुट कर दें इस टर्म में, जहां जहां पर भी x हमें गिवन होगा तमाम x की जगह पर -1 पुट कर देंगे, लेकिन सिर्फ इस ब्रैकेट में -1 पुट नहीं करेंगे जहां से हमने x की वैल्यू निकाली है। तो इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, यहां पे -1 पुट कर देते हैं। इसके बाद अब सेकंड टर्म पे आ जाते हैं। सेकंड टर्म में भी दोनों ब्रैकेट्स यही वाली हैं, तो सेकंड ब्रैकेट को आप 0 करके देखें, x -1 को 0 के बराबर करें तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। अब 1 आपने इस टर्म में जहां जहां x होगा उसमें लगा देना है, सिवाय इस ब्रैकेट के। तो 1 ओवर 1 प्लस 1, इसको x -1 लिखा रहने दें, तो ये बन जाएगा -2, x प्लस 1 एज इट इज है, ये बन जाएगा 2, x -1 एज इट इज है। अब a की वैल्यू नीचे x प्लस 1 है, a की वैल्यू ऊपर है, तो x प्लस 1 नीचे है, इस -2 को भी हम ऊपर लिख लेते हैं, तो -1 ओवर 2 बन जाता है ये a की वैल्यू। इसी तरह ये 1 ओवर 2 बन जाता है और x -1। अब x प्लस 1 के ऊपर a है और x -1 इसके ऊपर b लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू a की हो गई और ये वैल्यू b की होगी। a नेगेटिव 1/2, b पॉजिटिव 1/2। तो ऑप्शन बनती है C। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि 6:15 to 7:45 द एंगल ऑफ मिनट हैंड इज, यानी ये टाइम लिखा हुआ है,
तो हमें एंगल फाइंड करना है सिर्फ मिनट हैंड में। तो क्लॉक है, अब 6:15 हुए हैं, तो सिर्फ मिनट हैंड जो है उनका आपस में एंगल देखना है। तो 6 को आप छोड़ दें, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट जब होते हैं 6 बजकर या 7 बजकर जितने मर्जी घंटे हों, लेकिन मिनट 15 अगर हों तो मिनट हैंड इस तरफ होता है। इसी तरह 7:45 अगर मिनट हैंड के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो सिर्फ 45 को देखेंगे। 45 मिनट्स जब भी होते हैं तो इस तरफ मिनट हैंड होता है। अब मिनट हैंड के दरमियान भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए इसका रिजल्ट भी 180 डिग्री आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लें। द एंगुलर यूनिट इक्विवेलेंट टू 1/400th ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियन, डिग्री, ग्रेडियन या फिर मिल। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ग्रेडियन की डेफिनेशन है जो कि एफएससी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर है ग्रेडियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी एफएससी के सिलेबस में नहीं है लेकिन जनरल मैथ में आता है। तो सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला सिंपल यही वाला है। ये भी जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना कोई शॉर्टकट है, सिर्फ फॉर्मूला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 आफ्टर रैशनलाइजिंग इज। तो पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें से ये लिख लिया हमने। रैशनलाइज करना है मतलब जो डिनोमिनेटर है इसमें से हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। उसके लिए डिनोमिनेटर को ही आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज करते हुए। इस माइनस की बजाय प्लस लगाकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो डिनोमिनेटर जो है ये रैशनलाइज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, ये आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्मेशन है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ a स्क्वायर लिख दिया माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद अब ऊपर वाला जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में जो कुछ है ये एज इट इज। डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 18, तो 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 6। सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट कर लेते हैं। डिवाइड बाय माइनस 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय माइनस 6 स्क्वायर रूट 3/3 स्क्वायर रूट 2/2। तो इसका रिजल्ट है ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 3.1 ओवर एक्स प्लस 11 इज। सिंपल ये एक रियल नंबर है और रियल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है उसी का नेगेटिव होता है। मतलब अगर a है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a, और अगर माइनस a है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस a। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स एक पॉजिटिव नंबर होगा और होगा बिल्कुल सेम, यानी 3.1 ओवर एक्स प्लस 11। तो वो भी ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ tan a/3 प्लस tan b/2 इज। सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो एलसीएम करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 tan a 3 tan b, 2 tan a 3 tan b ओवर 6। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन आंसर में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24।
In a triangle, beta is equal to 90 degree, gamma is equal to 60 degree and B is equal to 8. Then AB is equal to what? Length of AB फाइंड करनी है. तो डायग्राम राइट एंगल हमें गिवन है पॉइंट B पर, ये बीटा हो गया 90 डिग्री का. पॉइंट C को जहां मर्जी रख लें, A को भी जहां चाहें. तो ये हमें C जो गिवन है गैमा पे, वो हमें गिवन है 60 डिग्री. तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री. इसके बाद हमें B की वैल्यू 8 गिवन है. B के अपोजिट साइड स्मॉल b होगी, ये 8 गिवन है. हमें कैलकुलेट करनी है AB की वैल्यू, इस लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो 60 हमारे पास है. इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल में 90 की अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जो गिवन एंगल है जो हमने साइन कॉज या टैन में यूज करना है, उस एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है और सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड उसका परपेंडिकुलर होती है. तो हमने 60 को यूज करना है. इसमें 60 को यूज करना है. इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो गई. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सी रेशो में होते हैं, वही रेशो यहां अप्लाई कर देते हैं. साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू लगा दें स्क्वायर रूट 3/2. ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. 8 को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 8 और 2 की आपस में कटिंग होने के बाद 4 रह जाएगा और स्क्वायर रूट 3. 4 स्क्वायर रूट 3 ए बी की वैल्यू है. अब ऑप्शन में पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ. तो स्क्वायर रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.7 होती है. 1.73, तो 1.7 ही लिख लेते हैं. इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? यकीनन 4 से बड़ा होगा लेकिन 8 से छोटा होगा. 4 से बड़ा होगा लेकिन 8 से छोटा होगा. तो 6.93. वैसे आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो यही आंसर बनता है. स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2, इन दोनों के आंसर्स आप वैसे भी याद कर लें, आसानी रहती है कैलकुलेशंस के लिए. स्क्वायर रूट 2 का आंसर 1.4 होता है. अब क्वेश्चन नंबर 25. इन द फिगर एंगल इज 160 एंड रेडियस इज 6, देन सम ऑफ शेडेड एरियाज. ऑप्शंस गिवन है. तो इसमें एंगल हमें 160 डिग्री गिवन है डायग्राम में. यहां पे एंगल है 160 डिग्री. तो यहां पे एंगल कितना होगा? ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का सम 180 होता है, इसलिए 180 टोटल करने के लिए इसमें 20 ऐड करने पड़ते हैं मजीद. तो ये एंगल होगा 20 डिग्री का. तो अगर ये 20 डिग्री है और ये शेडेड एरिया है, हमें ये शेडेड एरिया कैलकुलेट करना है. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ये एक सेक्टर है, इसका फॉर्मूला ढूंढना होगा. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 r स्क्वायर थीटा. और इसमें जो थीटा होता है ये रेडियन का टेक करना होता है हमने. यहां पे जो थीटा हमारे पास आया 20, वो डिग्रीज में है. जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा π/9 रेडियंस. अब π/9 यहां पर पुट होगा. 1/2 r इसमें गिवन है 6 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और थीटा π/9 है, ये बन जाएगा 36 π/18. ये हमने एक पोर्शन का एरिया किया है, एक सेक्टर का. वहां पर 2 सेक्टर हैं जो कि सेम है. यहां पर 20 है तो इसके अपोजिट एंगल यहां पर भी 20 डिग्री होगा. वर्टेक्स सेम है और 2 स्ट्रेट लाइंस के दरमियान में ये एंगल बने हुए हैं, इसलिए ये एंगल होंगे वर्टिकल एंगल्स. और वर्टिकल एंगल्स हमेशा सेम होते हैं. ये भी 20 और ये भी. जो इसका एरिया है वही एरिया इस सेक्टर का भी होगा. तो हमें एक और एरिया इस सेक्टर का बनाने के लिए सिर्फ इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे आप कटिंग कर लें. 2 × 2 4 पाई इसका रिजल्ट होगा. तो ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक. क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. टू इंटरसेप्ट फॉर्म का सिंपल फॉर्मूला होता है x/a + y/b = 1. तो देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है. ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो यही इसका रिजल्ट है.
27 एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड, जो एंगल अपोजिट टू ईच अदर होते हैं इनका क्या नाम होगा? वर्टिकल एंगल्स, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था वर्टिकल एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 28, गिवन दैट साइन अल्फा 12/13 कॉस अल्फा 5/13 देन वैल्यू ऑफ tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस ये वाला फॉर्मूला होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। वैल्यूज लगा लेते हैं, 12/13 कॉस की वैल्यू है 5/13, 13 कैंसिल हो जाएगा और tan अल्फा की वैल्यू बनती है tan अल्फा की 12/5, डी ऑप्शन है। Question number 29. Given that a pie diagram of expenses of total 15,000 rupees, how much paid for hostel charges? Hostel charges इसमें given है 28%. Other charges हैं 8%, tuition fee है 64%. Hostel charges का पूछा है 28% का, तो हमने सिर्फ 15,000 का 28% फाइंड करना है। 28% कैसे फाइंड होगा? 28/100 से मल्टीप्लाई कर दें, 28% फाइंड आउट हो जाएगा। जीरोज इसमें आपस में कैंसिल हो जाने हैं, बाकी रह गया 150 इंटू 28, इनको मल्टीप्लाई कर लें। $4,200, तो 4,200 ऑप्शन सी में है, ये इसका रिजल्ट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई और इसमें आर गिवन है 5, तो 25 पाई बनता है। ऑप्शन सी इसका रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने पायास 2019 का मैथ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिनको ज़रूरत है एंटी टेस्ट की, जिन्होंने एंटी टेस्ट देना है आगे पायास का या ई कैट का पेपर ही मैंने पहले से बनाया हुआ है, वो भी है, वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके अलावा मज़ीद मैंने वीडियोज़ अपलोड करनी है, तो जिनको ज़रूरत है उन तक इस चैनल को पहुंचाएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।